तियानामेन स्क्वायर पे लाखों छात्रों ने ऐसा ही प्रदर्शन किया था, जिसके बाद चीन ने सड़कों पर अपने टैंक उतार दिए थे और एक छात्र इन टैंकों के सामने जाकर खड़ा हो गया था। चीन में कम्युनिस्ट शासन के इतिहास का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें 10 लाख छात्र आजादी और लोकतंत्र के लिए सड़कों पर हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब चाइना, वहाँ पर भी ग्लोबल क्राइसिस आ गए हैं, वहाँ पर भी रिसेशन आ गया है। मैंने आप लोग को उस वीडियो में वो फुल एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर भी ग्लोबल क्राइसिस कैसे आ रहे हैं, वहाँ पर भी वहाँ की इकोनॉमी भी कैसे डाउन हो रही है, वो मैंने सारी चीज़ आप लोगों को उस वीडियो में बताया था। लेकिन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है वो केवल चाइना में नहीं, पूरी दुनिया में चल रही है। नाम में ही है भाई, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है। अब इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स है, जैसे तुम्हारा इन्फ्लेशन है, स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है, प्रॉपर्टी के जो मतलब जो रियल एस्टेट का जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना में भी यही हुआ था। चाइना में क्या हुआ था कि जो रियल एस्टेट का मार्केट है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ की जो एवरग्रैंड कंपनी है उन्होंने लोगों से पैसा एडवांस ले के रखा था, स्टिल उन लोगों को वो अपनी रियल एस्टेट को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे और ना ही उनका पैसा उन लोगों को वापस लौटा रहे थे। जिससे क्या हुआ, चाइना की पब्लिक सड़कों पे उतर गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे हुए। उसमें चाइना की मिलिट्री को इन्वॉल्व होना पड़ा। चाइना की 80+ सिटीज़ में टैंक को सड़कों पर उतरना पड़ा लोगों की भीड़ को संभालने के लिए। तो ऐसा ही हो रहा है भाई। जो इन्फ्लेशन का रेट है वो पिछले 2 डेकेड से इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और केवल चाइना में नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। उसके भी कई सारे रीजंस है। जैसे पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो रशिया था वो ना सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा सप्लायर है। अब उस वार के कारण क्या हुआ ना कि जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है उससे कई ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मतलब रशिया क्या करता था ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर की चिप्स भेजता था। ऐसे 2-3 देश और है जो कि सेमीकंडक्टर्स के मार्केट में बहुत अच्छे जाने जाते हैं, लेकिन उनमें से एक देश रशिया भी। लेकिन वार के कारण उनका जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो उससे क्या हुआ ना कि जो सेमीकंडक्टर की जो वैल्यू है, जो एक पर्टिकुलर चिप की वैल्यू है, जो कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कार है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और इससे इन्फ्लेशन का रेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब तुम लोग रफ आइडिया के लिए ऐसा मान के चलो कि हर ऑटोमोबाइल के पीछे उसे 5% का प्राइस हाइक देखने को मिला है, हर ऑटोमोबाइल के पीछे। और जो ग्लोबल क्राइसिस जो आई है उसके ना बिजनेसेस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आप लोगों को, जैसे एक एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी क्या करती है ना कि अपनी हर प्रोडक्ट के पीछे उसे 50% का मार्जिन होता है। मतलब वो जितने में उस प्रोडक्ट को बनाती है उससे दुगने दाम में वो बेचती है। अब आप लोग देख लो किसी आईफोन 13 का प्राइस या फिर कोई भी आईफोन का प्राइस या फिर ऐसा कह लो कि कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट का प्राइस अमेरिका में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, चाइना में कुछ और होगा। ऐसा ही होता है उसके पीछे, क्योंकि टैक्स बहुत सारे लगते हैं और टैक्स से क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा वॉर हो जाता है या फिर कुछ ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है उस पर्टिकुलर देश में, तो उससे प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। उससे एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उससे फिर उस कंपनी के जो जितना भी उसको एक कंपनी का एक साल में जितना रेवेन्यू उसको कमाना होता है वो उतना नहीं कमा पाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक्स क्राइसिस की बात करें। तो सेम चाइना में भी हुआ। चाइना रियल एस्टेट से मार खाया था, रशिया यूक्रेन में मैंने आप लोग को बता ही दिया सेमीकंडक्टर से मार खाया था। अमेरिका में भी जो उनके 2 इंडेक्सेस है, S&P 500 और डाउ जोन्स, ये बहुत ज़्यादा गिर गए। इनका जो स्टॉक मार्केट का जो उनका अमेरिका का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर गए। वहाँ के शेयर्स अपनी वैल्यूज खो रहे दिन ब दिन। और ऐसा ही आज से नहीं हो रहा, पिछले 6 महीने से हो रहा है। उसके भी कई सारे रीजंस है जो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ग्लोबल क्राइसिस से आप लोगों को कैसे बचना है और उससे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अभी तक मैं आप लोगों को 2-3 फैक्टर्स बता चुका हूँ। अब इससे बचना कैसे कैसे है वो ये मैं आप लोगों को वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो चाइना की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो क्यों आई है। भाई उसका सबसे पहला रीजन हुआ है उनका जीरो कोविड पॉलिसी। अब आप लोग को पता है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन लगभग अभी इक्वली, लेकिन आज से 2 साल पहले इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की हुआ करती थी। और कोविड में सबसे बड़ा चैलेंज उन्हीं देशों को था जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चाइना।
तो जीरो कोविड पॉलिसी के दौरान क्या होता है ना कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन में चाइना की गवर्नमेंट ने वहाँ पर लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। उसके कारण क्या हुआ ना कि वहाँ पर भी बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, चाइना का प्रोडक्शन एकदम से कम हो गया, अब लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे तो लोगों के पास पैसा आना बंद हो गया, लोगों की कमाई बंद हो गई। तो जीरो कोविड पॉलिसी के बाद भी चाइना को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा। इसके कारण भी उनके प्रोडक्शन पे, उनका जो रियल एस्टेट है, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट उन लोग को देखने। और ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे। अब जो अगला फैक्टर है जो कि चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये उसके पीछे है, वो है उनका रियल एस्टेट मार्केट। जैसा मैंने आप लोग को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया और मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को समझाया था कि जो चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। अब एक टाइम ऐसा था कि वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा अप था। अब एक ऐसा टाइम भी था जब चाइना के रियल एस्टेट मार्केट के चर्चे बहुत दूर दूर तक होते थे। इवन जो चाइना का जो 20% रियल एस्टेट का मार्केट है, उसमें यूएस के लोगों ने तक इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इससे चाइना का जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो कितना ज़्यादा बूम कर रहा था पिछले कई सालों से। पिछले 10 या 15 सालों से वहाँ का रियल एस्टेट का मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। और मैंने आप लोग को उस वीडियो में भी समझाया कि चाइना के लोग रियल एस्टेट को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अपने यहाँ क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, गोल्ड, और चाइना में रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट वगैरह तो उनके लिए सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन वो लोग अपने सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट को मानते हैं। क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, वो सब दूर की बात है उन लोगों के लिए। इससे क्या हो रहा है ना कि जो 20% लोगों ने यूएस के वहां पर चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था उनकी रियल एस्टेट मार्केट में, उन लोगों को भी अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे और चाइना के लोगों को तो वैसे ही नहीं मिल रहे। इसलिए वहां पर स्ट्राइक्स चल रही है, 80+ सिटीज में वहां पर स्ट्राइक चल रही है इस समय, जिससे उनका प्रोडक्शन कम हो गया है। अब जो तीसरा पॉइंट है जो चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, वो है उनका प्रोडक्शन डाउन होना। अब आप लोग को भी पता है कि आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में 40+% मेड इन चाइना की यूज़ करते हो, लेकिन अब चाइना में इकोनॉमिक्स क्राइसिस आने के कारण उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। अब जो चाइना की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, लेकिन उनका प्रोडक्शन डाउन है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो चाइना का जो मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। वहाँ के वर्कर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री को उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे वो लोग जितना उनका टारगेट हुआ करता था, जितना उनका लेबर वर्क होता था वो लोग उतनी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए वहाँ की इंडस्ट्री मार्केट भी डाउन हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बूम हो रही है इस समय। तो सवाल ये उठता है कि भाई हम लोगों को कैसे इन सब चीज़ों से बचना है और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। तो देखो, सबसे मेन चीज़ है वो है खुद एम्प्लॉयड रहो। अगली चीज़ है वो है खुद की एक से ज़्यादा मल्टीपल पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम होनी है, वो चाहे जो भी हो। आप लोग 2-3 जगह जॉब करो, 2-3 आप लोग बिजनेस करो, चाहे जो करो, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होने चाहिए। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हमेशा मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आप लोगों ने कभी कहीं पर इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, वहाँ का प्राइस हाइक हुआ और जल्दी से निकाल दिया। इन्वेस्टमेंट का विजन हमेशा 5 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप लोगों को ग्लोबल क्राइसिस जो भी कभी भी किसी देश में आ सकते हैं तो उसका इफेक्ट तो होगा ही सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि भाई सब कंगाली हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और जो मैंने आप लोग को शुरुआत के जो 2-3 पॉइंट्स बताए, अगर आपके वो स्ट्रांग है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।